फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, जो हमने डीसी मशीन के क्वेश्चन स्टार्ट करे हैं, उसमें ये तीसरा लेक्चर है हम ले रहे हैं आज। ठीक है। हमने कंटिन्यू एक प्लेलिस्ट बना दी है और इसमें कंटिन्यू हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिए गए चित्र क्या प्रदर्शित करता है? तो ये चित्र किसका है, पहले तो ये देखना हमें। ठीक है। क्या है? वेरिएबल प्रतिरोध यहाँ पे लगा है और ये शंट में फील्ड वाइंडिंग लगे हैं। ठीक है। और ये आर्मेचर है और ये सप्लाई दिया गया है। ठीक है। तो ये चित्र किसका है, ये हमें देखना है। तो ये किसका, आर्मेचर को परिवर्तित रेजिस्टेंस आर्मेचर के सीरीज में लगा है, तो आर्मेचर कंट्रोल विधि का यूज कर रहे हैं। ठीक है। कौन सी, आर्मेचर कंट्रोल मेथड का। ठीक। तो ये बी वाला राइट आंसर रहेगा हमारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डीसी जनरेटर निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फेराडे के नियम के ऊपर काम करता है, ये फेराडे के नियम से। ठीक है। डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ के सिद्धांत पे काम करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, डीसी जनरेटर की रेटिंग खालिस्तान में होती है, तो किस में रहती है रेटिंग इसकी? तो जनरेटर की रेटिंग किलो वाट में होती है। किस में होती है? किलो वाट में होती है। और मोटर की रेटिंग एचपी में होती है, ये मोटर है ना। और केवी में ट्रांसफार्मर की रेटिंग रहती है। तो ये याद रखिएगा, किलोवाट आवर ये किसके है, एनर्जी की यूनिट है ये। ठीक है। तो इन चार ऑप्शन का मैंने आपको जवाब दे दिया है, किसका क्या। तो ये चार क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट जनरेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है? शंट जनरेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है? जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये डीसी शंट में रहेगा, ये आर्मेचर है और ये हमारे पास रहेगा शंट फील्ड है, इसको बोलेंगे हम। ठीक है। यहाँ पे करंट आएगी, उसको शंट करंट बोलेंगे। और यहाँ से जो करंट जाएगी, आर्मेचर करंट जाएगी यहाँ से। ठीक है। ये लोड की ओर जाएगी। ठीक है। ये जनरेटर रहेगा। तो इसमें क्या रहता है, शंट फील्ड वाइंडिंग हम इसको कहते हैं। और इसमें क्या रहेगा कि इसमें पतले पतले टर्न के अधिक टर्न रहते हैं। ठीक है। वाइंडिंग की संख्या कैसे अधिक रहेगी। डीसी शंट जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग होती है और शंट क्षेत्र शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर में जोड़ते हैं। हम कैसे जोड़े, आर्मेचर के समांतर में। एंड शंट वाइंडिंग में महीन तार के अधिक टर्न्स, मतलब पतले तार के अधिक टर्न्स का हम वर्तन का यूज करते हैं। और श्रेणी मोटरों में श्रेणी क्रम में मोटे तार के कम वर्तन का यूज करते हैं, मतलब कम टर्न्स का यूज करते हैं। इस कुंडलों को आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ा जाता है, सीरीज को। ठीक है। तथा कंपाउंड मशीन में शंट और सीरीज दोनों प्रकार की वाइंडिंग का यूज करते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो इंटरपोल का उपयोग क्यों करते हैं हम? इंटरपोल का, तो कम्यूटेशन चिंगारी को क्या करने के लिए करते हैं, स्मूथ के लिए करेंगे हम। कम्यूटेशन चिंगारी को खत्म करने के लिए करते हैं। ठीक है। ताकि जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन रहता है वो खत्म हो जाए। तो स्मूथ कम्यूटेशन सी के लिए स्मूथ पोल, इंटरपोल का प्रयोग स्मूथ कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए हम करेंगे। क्योंकि यह आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम कर देता है और प्रतिघात वोल्टेता रेक्टेंस वोल्टेज को भी कम करेगा ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जनरेटर वोल्टता नहीं बना रहा, वोल्टेज नहीं बना रहा, अगर जनरेटर वोल्टेज नहीं बना रहा तो संभावित कारण क्या हो सकता है? तो शॉर्ट सर्किट ठीक हो सकता है, या धीमी गति से चल रही वो भी हो सकता है। बीच के सेगमेंट में लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट होना, या इंटरपोल की ध्रुवता का गलत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर वोल्टेज नहीं बना रहा था उसकी स्पीड बढ़ाएंगे। अगर धीमी गति से हो रहा तो ये सबसे हमारा संभावित कारण हो सकता है कि स्पीड कम होने के कारण वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में सॉफ्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिससे वाइंडिंग ठंडी होती रहती है? तो इसमें क्या रहता है, फैन लगा रहता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। इस कारण से देखो इसमें कुछ गलतियां हैं। लेमिनेशन तो हम इसलिए करते हैं, लेमिनेशन कोर का
कि ईडी करंट लॉस क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है। और जो फैन लगा रहा था वो ठंड के लिए, उसके मतलब जो गर्म होते हैं उसको ठंडा करने के लिए। तो ठीक है, इसको ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108वां। आर्मेचर कोर में प्रयोग होने वाले चुंबकीय पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? चुंबकीय पदार्थ में आर्मेचर में जो प्रयोग होता है, तो इसमें लो परमेबिलिटी तो नहीं, हाई स्टेरिसिस लो, तो ऐसे लॉसेस तो हम नहीं चाह रहे ना। हाई परमेबिलिटी होना चाहिए और हाई स्टेरिसिस लॉस भी रहेगा, तब भी ये हमारे लिए लॉसेस हो गए। लो परमेबिलिटी ये कम हो गया, ठीक। तो हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरिसिस लॉस होना चाहिए। ठीक है। परमेबिलिटी कैसी होनी चाहिए हमारी? हाई होनी चाहिए, जिसको प्रागम्यता हिंदी में बोलते हैं हम, और हिस्टेरिसिस हानि कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है। तो आर्मेचर कोड में प्रयोग होने वाली चुंबकीय पदार्थ को 0.3 से 0.5 mm मोटी उच्च चुंबकशीलता वाली सिलिकॉन इस्पात की पतली पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि इसका हिस्टेरिसिस गुणांक बहुत ही कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्ट धारा जनित्र डीसी जनरेटरों में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान जानने के लिए निम्न में से क्या मालूम होना आवश्यक है? क्या मालूम होना आवश्यक है? दृष्ट धारा जनित्र में डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान जानने के लिए निम्न में से क्या मालूम होना आवश्यक है? ठीक है। तो इसको जानने के लिए देखो क्या होना चाहिए हमारे पास, फ्लक्स होना चाहिए, जैसे कि इस तरह से ये हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। तो जो मैच कर रहा है वो कर सकते हैं हम। फ्लक्स, नंबर ऑफ कंडक्टर, स्पीड एंड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है। एंड ये फ्लक्स टाइप ऑफ वाइंडिंग ये तो नहीं होगा। फ्लक्स, नंबर ऑफ पोल एंड नंबर ऑफ पाथ, स्पीड, नंबर ऑफ पोल ओनली, तो ये भी नहीं, ये वाला राइट होना चाहिए। ठीक है, ए वाला राइट। दिष्ट धारा जनित्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान जानने के लिए फ्लक्स चालकों की संख्या, गति और समांतर परिपथ मालूम होना आवश्यक। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। और लेप के लिए हमारे पास ये होता है ए बराबर पी रहेगा, पाथ की संख्या बराबर हमारे पास ये रहेगा, और वेव के लिए ए बराबर 2 रहेगा। अब वेव वाइंडिंग किस में यूज करते हैं और लेफ्ट वाइंडिंग किस में यूज करते हैं, ये भी ध्यान देना है। लेफ्ट वाइंडिंग का यूज हाई करंट के लिए यूज करते हैं और लो वोल्टेज के लिए, और वेव वाइंडिंग हमारी कैसी रहती है, जो कि लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। कथन ए, डीसी मशीनों में आंशिक वाइंडिंग इस्तेमाल किया जाता है। आंशिक वाइंडिंग इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो आंशिक वाइंडिंग तो किया जाता है, ठीक है। आंशिक पिच वाइंडिंग डीसी मशीनों में स्पार्किंग को कम कर देता है, तो ये सही है। ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन बी जो है एक ही मतलब सही वाक्य कर रहा है। क्यों कर रहा है उसका रीजन बता रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दृष्टिधारी जनित्र भार से अप्रभावित होकर टर्मिनल पर स्थिर वोल्टता प्रदान करेगा? स्थिर वोल्टता प्रदान करेगा। निम्न में से कौन सा डीसी जनित्र भार से अप्रभावित होकर टर्मिनल पर स्थिर वोल्टता प्रदान करेगा? तो कौन सा करेगा स्थिर वोल्टता? तो लेवल कंपाउंड जनरेटर रहता है जो कि स्थिर वोल्टेज देगा। संट जनरेटर भी देगा, लेकिन इससे बेहतर ये है लेवल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पोल पिच इफ देयर आर 18 कंडक्टर्स एंड 8 पोल। इसमें क्या बोला है, यदि हमारे पास 80 चालक है और 8 पोल हो तो पोल पिच कोयल देखना है हमें। ठीक है, क्या देखना है? पोल पिच कोयल। तो हम पोल पिच कोयल के लिए क्या होता है, पोल पिच के लिए क्या होगा, जेड बटे पी होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कंडक्टर की संख्या तो हमारे पास दी है 80 बटे 8 पोल, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। कितना? 10 राइट आंसर ये हमारा डी वाला। ठीक है। इसमें मैच करना है टाइप मेरिट वन एंड टाइप ऑफ डीसी मशीन एंड विथ लिस्ट ऑफ सेकेंड एप्लीकेशन दिया है। सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर एंड यूजिंग गिवन द लिस्ट। इन लिस्ट का यूज करना है हमें। और फर्स्ट में क्या है, मशीन का नाम दिया है, और सेकंड उसकी एप्लीकेशन। सीरीज जनरेटर का यूज कहाँ करते हैं हम?
इसको बूस्टर के रूप में करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। और शंट जनरेटर का यूज हम कहाँ पर करते हैं? बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है। कम्युलेटिव कंपाउंड का यूज करते हैं हम इसमें करते हैं लॉन्ग सप्लाई डिस्टेंस में करेंगे, और डिफरेंशियल का यूज आर्क वेल्डिंग में करते हैं। तो ए का कौन सा हो रहा है? चौथा। ए का चौथा कहाँ पे है? ये वाला राइट आंसर है यार। ए का चौथा नहीं, ए का तीसरा है ये ना, तीसरा है। कहाँ है भाई? ए का तीसरा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। उसके बाद क्या है? दूसरे का चौथा, तो ये है चौथा, चौथा ये भी है। सही है। सी वाला अगर देखते हैं हम, तो आई थिंक ये वाला है ना, ये राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अभी। देखो, थ्योरी इसलिए नहीं कर रहा कि हमें इतना ही तो समझा दिया कि जितना थ्योरी में लिखा है। अगर मैं एक्सप्लेन करूँ उसके बाद और थ्योरी रीड करूंगा तो दिक्कत होगा। मैं जहाँ थ्योरी को रीड कर रहा हूँ वहां पे एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होगा कि मशीन कितना इंपॉर्टेंट है। मशीन से कितने क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं? 100 में से 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक पूछ सकते हैं, और ज्यादा भी हो जाता है। तो हर एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज इसका ही रहता है। ठीक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें, और ये पूरा की पूरा मैं करवा दूंगा जितना जल्दी हो सके उतना। ठीक है। तो चलो, अ, आगे क्वेश्चन करते हैं हम। इन ए डीसी जनरेटर, व्हेन द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस considers with the ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल अक्ष, क्या है? डीसी जनरेटर में चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष ज्यामितीय न्यूट्रल अक्ष से मिलता है। कब मिलेगा? तो ये नो लोड की कंडीशन में, जैसे मैंने बोला था आपको, जनरेटर में कोई लोड नहीं होगा। देयर इज ए नो लोड ऑन द जनरेटर। ठीक है। तो ये मिलेगा इस टाइम पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। इन ए शंट जनरेटर द वोल्टेज बिल्डअप ऑफ इज जनरली रजिस्टर्ड बाय। शंट जनरेटर में सामान्य खालिस्तान वोल्टेज बनना रुक जाता है जब स्पीड लिमिट रहती, सीमित रहती, तो आर्मेचर गर्म होने पर, अवरोध प्रतिरोध, या आयरन सेचुरेशन। सेचुरेशन की कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जनरेटर में वोल्टेज बनना बंद हो जाएगा। शंट जनरेटर में सामान्य आयरन संतृप्त, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में सेचुरेशन, होने पर वोल्टेज बनना रुक जाता है। शंट जनरेटर की क्षेत्रीय कुंडली बारीक विद्युत रोधी तार के अधिक वर्तन की बनाई जाती है, तो मतलब एक स्पेसिफिकेशन दिया है इसका। ठीक है, किस तरह से बनाते हैं इसको। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जब सेचुरेशन आ जाता है आयरन में, तो वो हमारा बनना बंद हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन आर्मेचर ऑफ ए शंट जनरेटर इज। ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है? 600 volt, and armature resistance is 0.1 ohm, and if the armature current is 200 ampere, the terminal voltage will be। शंट जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ कितना है हमारे पास? 600 वोल्ट, एंड आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम है। अगर आर्मेचर धारा कितने हैं? 200 एम्पियर, तो टर्मिनल वोल्टेज खालिस्तान होगा। ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, ईएमएफ तो दिया है, आर्मेचर करंट दिया है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गए। ठीक है। क्या है? ई बराबर होता है जितने सप्लाई टर्मिनल पर वोल्टेज आ रही हो, एंड आर्मेचर में जितना लॉस हो रहा हो। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? टोटल तो हमारे पास 600 वोल्ट तो इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है। और टर्मिनल वोल्टेज हमें निकालना है। आर्मेचर का करंट कितना है? 200 इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 0.1। तो 0 पॉइंट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा एक, ये तो ये हमारे पास 20। 20 इधर आएगा तो ये 600 माइनस 20 बराबर वोल्टेज आएगा। ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, तो 580 हमारे पास वोल्ट आ जाएगा। कितना? 580। कहाँ पर है? ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। इन डीसी जनरेटर ऑन लोड द एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस इज। क्या है? डीसी जनरेटर में लोड पर क्षेत्र में एयर गैप
फ्लक्स वितरण खालिस्तान होता है। तो कौन सा रहेगा? डीसी जनरेटर में ये एयर गैप फ्लक्स वितरण, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। फ्लैट टेप्ड रहता है। कैसा रहता है? फ्लैट टेप्ड डीसी जनरेटर में जो लोड और क्षेत्र में एयर गैप फ्लक्स में वितरण फ्लैट टॉप होता है। प्रत्यावर्ती धारा में जैविक साइनसोइडल वेव प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी जनरेटर poles are fastened to pole core by। डीसी जनरेटर में पोल्स खालिस्तान पोल कोर से बांधे जाते हैं। खालिस्तान पोल कोर से बांधे जाते हैं। तो काउंटर संक स्क्रू द्वारा ये बांधे जाते हैं। पोल्सू रहते हैं वो किससे उसमें कनेक्ट रहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे काउंटर संक स्क्रू द्वारा, ये मतलब उसको लगाया जाता है उसमें। ठीक है। डीसी जनरेटर में क्या होगा? पोल्सू काउंटर संक स्क्रू द्वारा पोल कोर से उसको बांधा जाता है। और चुंबक के ध्रुव में दो भाग होते हैं, एक ध्रुवीय ढांचा और दूसरा पोल शू रहेगा। दो भाग रहेंगे। ठीक है। ध्रुवीय नाल बोलेंगे जिस पोल शू को, जो कि योग के साथ में बोल्ट के द्वारा कसे जाते हैं। इसको पोल शू इस्पात की पत्तियों के बने होते हैं, जिससे कि उसमें एडी करंट लॉस, जिससे भंवर धारा हानि कम हो जाती है। लेमिनेशन करने का एक मेन रीजन है। और इसको हम सिलिकॉन का बनाते हैं। सिलिकॉन का इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाता है, सिलिकॉन में कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कंपेयर्ड टू सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की तुलना में सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्या है? ठीक है। तो इसको देखना है हमें। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की तुलना में सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, तो बेहतर वोल्टेज नियंत्रण हेतु माना जाता है। सही है, क्योंकि इसमें बेहतर वोल्टेज नियंत्रित होगा, अधिक स्थिर रहेगा, ये स्टेबिलिटी अधिक रहेगा। एंड लोड धारा से स्वतंत्र उत्तेजित धारा रखता है, ये भी सही बात है। विकल्प में विशेषता रखता है, सभी हैज ऑल द विकल्प, मतलब जितने दिए हैं वो सभी के सभी राइट है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन राइट सभी आएगी। ठीक। अब सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की क्षेत्र कुंडली के बारे में इसमें दिया है। देखो, इसमें क्या है, बाहर से हम क्या कर रहे हैं? सेपरेटली मतलब एक बाहर से हम फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए स्रोत को, मतलब सोर्स को लगाए हैं। ठीक है। तो जहां पर कम वोल्टेज या उच्च धारा की आवश्यकता होती है, उस पर हम ज्यादा यूज करते हैं इसका। ठीक है। क्षेत्र धारा को मतलब कंट्रोल करना भी कैसा रहेगा? एक इजिली हो जाएगा उसमें, क्योंकि दूसरे जो स्पीड के ऊपर और इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा इसका। ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है। इस पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव अन्य मोटरों की तुलना में कम हो जाता है। कैसा? आर्मेचर रिएक्शन भी इसमें कम हो जाएगा। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की सौव्य की धारा द्वारा उत्तेजित किया जाता है। सेल्फ एक्साइटेड में क्या रहता है? खुद की जो स्वयं की धारा रहेगी, वो जो जनरेट करेगा, उसी से उसमें फ्लक्स भी डेवलप किया जाता है उसमें। ठीक है। जनित्र को सौव्य की धारा से उत्तेजित किया जाता है और चुंबक में अवशिष्ट चुंबक का होना उसमें आवश्यक है। जो सेल्फ एक्साइटेड रहता है उसमें रेसिड्यूल मैग्नेट जिसे बोलते हैं हम, उसका होना उसमें अवश्य रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी जनरेटर्स करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम द आर्मेचर इज गिवन थ्रू। डीसी जनरेटर में आर्मेचर द्वारा बाहरी परिपथ को किसके द्वारा धारा प्रदान की जाती है? किसके द्वारा? तो कम्यूटेटर के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है। आर्मेचर द्वारा बाहरी परिपथ में कम्यूटेटर पे जाएगा आर्मेचर से, और आर्मेचर कम्यूटेटर को देगा, और कम्यूटेटर से फिर हम ब्रश का यूज करके हम उसको ले लेंगे या स्लिप रिंग का यूज करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर रहेगा, डीसी जनरेटर में आर्मेचर द्वारा बाहरी परिपथ को कम्यूटेटर के द्वारा धारा प्रदान की जाती है। डीसी जनरेटर में योग का कार्य मशीनों को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, तथा यह मशीन के अंदर चुंबकीय परिपथ और फ्लक्स पथ को पूर्ण करता है। ठीक है। यह मशीन के विद्युत चुंबकीय ध्रुव के लिए आलंब तथा अ, आधार का काम करता है। ये कैसा आधार का काम करेगा ये? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्रिंगिंग यूज्ड
टू सपोर्ट द रोटर शाफ्ट आर जनरली। रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बेरिंग का उपयोग किया जाता है वह सामान्य खालिस्तान है। तो ठीक है, तो ये कौन सा है? बाल बेरिंग का यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, बाल बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पूरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन एग्जिस्ट इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर। मतलब पूरेस्ट न्यूनतम वोल्टता, न्यूनतम वोल्टता नियमन निम्न में से किस प्रकार के जनरेटर में है? तो ये सीरीज में रहता है प्योर। ठीक है, सबसे खराब जिसको हम बोल सकते हैं, सीरीज जनरेटर में वोल्टेज वेरी पुअर रहता है, कांस्टेंट आउटपुट के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन ब्रशेस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मोटर टू। इलेक्ट्रिकल मोटर में कार्बन ब्रश प्रयोग होते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर में कार्बन ब्रश प्रयोग होते हैं। तो कहाँ पर प्रयोग होते हैं इलेक्ट्रिकल कार्बन ब्रश? तो ये प्रोवाइड ए पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो इसमें यूज किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तेजक निम्न के अलावा कुछ नहीं करता है। तो निम्न के अलावा कुछ नहीं करता तो क्या है? तो हमारे पास हो जाएगा शंट जनरेटर रहता है जो कि उत्तेजक का काम करता है। उत्तेजक है डीसी शंट जनरेटर, जो शंट मोटर के क्षेत्र कुंडलन को पतले विद्युत रोधी तारों के अधिक वर्तनों से कुंडलित किया जाता है और क्षेत्र कुंडलन को आर्मेचर के समांतर में संयोजित किया जाता है। जो फील्ड वाइंडिंग रहती है वो समांतर में इसमें कनेक्ट करते हैं। और कैसी रहेगी? थिन वायर की, मतलब पतले वायर की इसमें यूज करेंगे। द जनरेटर विच गिव्स डीसी सप्लाई टू द रोटर इज कॉल्ड। जनित्र को जो रोटर को डीसी आपूर्ति करता है उससे कहते हैं, डीसी आपूर्ति करता है उसे क्या कहेंगे हम? एक्साइटेशन कहेंगे उसको हम। ठीक है, जो जनरेटर में फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए डीसी का यूज कर रहे हैं हम, उसको एक्साइटेशन कहेंगे हम। ठीक है, तो जनरेटर में रोटर को डीसी आपूर्ति करता है, किसको? रोटर को। उससे उत्सर्जक बोलेंगे हिंदी में, क्या? एक्साइटेशन को उत्सर्जक बोलते हैं। ठीक है, यह एक शंट वाउंड अथवा कंपाउंड वाउंड डीसी जनित्र होता है जिसे रोटर शाफ्ट पर ही स्थापित किया है। कहाँ पर लगाया जाता है? ये रोटर की शाफ्ट के ऊपर लगाया जाता है। इस जनित्र द्वारा पैदा किया गया डीसी विद्युत वाहक बल कैसा रहेगा? 250 वोल्ट तक रहता है। और दो स्लिप रिंग के द्वारा रोटर कॉइल का प्रदान किया जाता है उसमें, और एक्साइटेशन के श्रेणी क्रम में इसके रियोस्टेट संयोजित करके रोटर के चुंबकीय क्षेत्र को उत्तेजन करना, घटाया और बढ़ाया जा सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, दोहरे तार वाइंडिंग रखने वाले जनित्र की उसी कला वाली दो वाइंडिंग के मध्य विद्युत दोष को जनित्र में निम्नलिखित संरक्षण द्वारा पता लगाया जाता है। क्या है? इलेक्ट्रिकल फॉल्ट बिटवीन टू एंडिंग ऑफ सेम फेस ऑफ ए जनरेटर हैविंग डबल स्टार वाइंडिंग कैन बी डिटेक्टेड बाय द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इन ए जनरेटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या राइट आंसर रहेगा इसका? शॉर्ट लघु परिपथ संरक्षण, भूदस और इंटर टर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन, ओवर लोड प्रोटेक्शन के लिए होगा। तो किसके लिए होगा ये? आप कमेंट बॉक्स में बताइए अवश्य इसका आंसर। देखिए इसके लिए, दोहरे तार वाइंडिंग रखने वाले जनित्र की उसी कला वाली दो वाइंडिंग के मध्य विद्युत दोष को जनित्र में अंतर फ्लैट दोष संरक्षण द्वारा पता लगाया जा सकता है। किसके? अंतर लपेट दोष के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन जनरेटर इज स्टेबल एट ए। का है? क्या बोल रहा है? प्रेरण जनित्र स्थिर होते हैं। तो किस में स्थिर होते हैं ये? तुल्यकाली चाल से ऊपर की चाल पर स्थिर रहते हैं। किस पर? तुल्यकाली चाल से ऊपर की चाल, स्पीड एबव सिंक्रोनस स्पीड, इससे ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा,
द फील्ड coil of DC generator are generally made of। एक दिष्ट धारा डीसी जनरेटर की फील्ड कुंडली सामान्य बने रहती है। फील्ड कुंडली किसकी बनी रहती है? तो ये बनी रहती है कॉपर की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? कॉपर की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज जनरली प्रिफर्ड फॉर जनरेटिंग लार्ज करंट ऑन डीसी जनरेटर्स? क्या है? डीसी जनरेटरों में भारी मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु किस प्रकार की वाइंडिंग को वरीयता दी जाती है? तो ये हमारे पास किसका ज्यादा हम चाहिए? भारी मात्रा में किसको उत्पन्न करना हमें? विद्युत धारा में तो देखो लेफ्ट वाइंडिंग का, करंट का, तो इसमें वोल्टेज कम रहता है और करंट कैसी रहती है? अधिक रहती है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, लेफ्ट वाइंडिंग में। और ए बराबर ई होता है इसमें। तो लेफ्ट वाइंडिंग की करंट अधिक होती है क्योंकि एक दूसरे के समांतर बहुत सी परिपथ होने से रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जिससे करंट अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if residual magnet is present in a DC generator, the induced EMF is at zero speed will be। स्पीड क्या होगी? तो स्पीड भाई इसमें कम रहेगी, तभी इसमें क्या रहेगी? जीरो। यदि हमारे पास रेसिडुअल मैग्नेट है और इस हमारे पास ईएमएफ क्या है? शून्य है, तो स्पीड क्या होगी ये पूछा है। स्पीड शून्य होगी या कम है, इस कारण से उसमें क्या रहेगा? वोल्टेज उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्पीड हमारी ये जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। द कम्यूटेटर सेगमेंट आर इंसुलेटेड फ्रॉम के each other by। कम्यूटेटर खंडों को एक दूसरे से निम्नलिखित द्वारा पृथक विद्युत रोधी किया जाता है। विद्युत रोधी किया जाता है तो अवरोध माइका में। कहाँ पर किया जाता है? माइका में। द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन जनरेटर इज। एक प्रेरण जनित्र का स्लिप निम्नलिखित होता है, तो ये लेस देन जीरो। स्लिप कैसा रहेगा? जीरो से कम रहेगा इसका, जनित्र का। किसका? जनरेटर की बात कर रहे हो या ना कि मोटर की, इंडक्शन मोटर की नहीं। ठीक है, तो जीरो से कम रहेगा, ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देना, जनरेटर में स्लिप का मान कितना है वो ध्यान देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए डीसी शंट जनरेटर इज। कितना है? 213 volt। The armature resistance is 0.1 ohm if the armature current is 200 एम्पियर। द टर्मिनल वोल्टेज विल बी। टर्मिनल वोल्टेज हमें निकालना है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपन बार बार कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ तो दिया है, ठीक है, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस आर्मेचर दी है। ठीक है, अब हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए क्या है? ये हमारे पास है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ 230 है, वोल्टेज टर्मिनल प्लस हमने करा करंट कितने हैं? 200 गुणित रेजिस्टेंस कितना है? 0.1। 0.1 को हटाएंगे तो ये जीरो से ये कट जाएगा, तो 20। 20 इधर जाएगा तो ये 210 वोल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कितना? 210 वोल्ट। ठीक, तो इसको ध्यान देना, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप ध्यान से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ डमी coil इज ए डीसी मशीन इज टू। ठीक है, दृष्ट धारा मशीन में मूल कुंडलनों का कार्य होता है। मूल कुंडलनों का कार्य होता है प्रेरण विद्युत इंड्यूस्ड नहीं, प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस ऑफ द आर्मेचर। ठीक है, ये मैकेनिकल बैलेंस के लिए हम यूज करते हैं इसका। तो ये वाला बी राइट आंसर था हमारा। ठीक है, डीसी मशीन में डमी कुंडली का कार्य रहता है आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आ गया है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या है? 4 पोल जनरेटर
रनिंग एट कितने आरपीएम पे काम कर रहा है? 1200 आरपीएम पे। द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द ईएमएफ जनरेटेड इज कॉइल आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमारे पास ये निकालना हमें, ये एक फार्मूला होगा। ठीक है, एन बराबर होता है 1 ठीक है, अब हमारे पास स्पीड दिया है और फ्रीक्वेंसी हम सबसे पहले इससे निकाल सकते हैं। स्पीड कितनी दी है हमारे पास? पोल भी दिया है, तो 1200 हमने कर लिया। इंटू में करते हैं हम, पोल 4 है, बटे में 120 कर लेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो 0 से 0 है, 4 से 4 3 12 तीन बार में, और 3 से 3 चौक 12। ठीक है, तो 40 हट जाए तो हमारे पास आ गया 40 हट जाए, किसमें? यहाँ पर एक ही जगह, तो ये वाला बी वाला राइट होगा। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है? 40 हट जाए तो टी बराबर हमारे पास होता है 1/f होता है, तो 1/40 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट, ये जीरो आ जाएगा। तो इसमें तब भी नहीं जा रहा, तो जीरो लगा, एक और बढ़ गई, ये जीरो सी है, और 2 से इसको काटेंगे 25 सेकेंड में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल है। A left wound DC generator having 250 armature conductor run at 1200 rpm. If the generated EMF is कितना है? 200 volt, then the operating flux of the DC generator is। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, 250 आर्मेचर चालक वाला एक लैप कुंडलित डीसी जनित्र 1200 आरपीएम पर चलता है यदि उसकी जन जनित ईएमएफ कितने हैं? 200 वोल्ट हो तो उस डीसी जनित्र का प्रचालन फ्लक्स कितना होगा? प्रचालन फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, तो ये हमें देखना है, प्रचालन फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये वाला राइट आंसर है, लेकिन इसको करने के लिए देखो, ये हमारे पास फार्मूला ये है। ठीक है, इसको मैंने कई बार करवा चुका हूँ, पिछले वीडियो आप देख लें, और बार बार इसको नहीं करवाते अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। फॉर ए जनरेटर सॉफ्ट पावर इनपुट माइनस रोटेशनल लॉसेस, क्या है? जनित्र में सॉफ्ट पावर इनपुट और माइनस घूर्णन हानियां। ठीक है, घूर्णन हानियां है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या रहेगा देखो, जनित्र है तो सॉफ्ट पावर जो इनपुट है वो, माइनस घूर्णन हानि, तो विद्युत शक्ति आउटपुट रहेगा, कैसे? इलेक्ट्रिकल शक्ति। ठीक है, सॉफ्ट पर जो इनपुट पावर हो गया, माइनस में जो लॉसेस है वो, उसको माइनस कर देते ही हमारा कौन सा आ जाएगा? आउटपुट में आएगा ना। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप, एक लॉजिकली है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ वो उसमें नहीं है। इंटरपोल आर मेड फॉर, क्या है? अंतर्ध्रुव दृष्टि होते हैं। अंतर्ध्रुव दृष्टि कैसे होते हैं? इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मोटर, इंक्रीजिंग काउंटर ईएमएफ, और स्ट्रेंथिंग द मेन फील्ड, मुख्य फ्लक्स का दृढ़ बनाता है, रिड्यूस द स्पार्किंग ऑफ कंडक्टर, तो ये कंडक्टर की स्पार्किंग को कम करता है। डी वाला राइट आंसर होगा। कौन सी? डी वाला राइट आंसर रहेगा। इंटरपोल का प्रयोग कम्यूटेटर और ब्रश के मध्य होने वाले जो स्फुलिंग को कम करता है, मतलब स्पार्किंग रहता है उसको कम करेगा। ठीक है, इसके कारण क्या रहता है, अगर स्पार्क को हम कम नहीं करेंगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, खुरदरा हो जाएगा और ज्यादा डैमेज होगा तो जल जाएगी हमारी मटर। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या स्मूथ बनाते हैं और कार्बन का यूज करते हैं, इसका जो ब्रश बनाते तो। और ये हम इंटरपोल का यूज कर रहे हैं हम इसको कम करने के लिए। ज्यामिति उदासीन वक्र पर लगाया जाता है इंटरपोल का प्रयोग, प्रभाव से आर्मेचर कुंडली में कम्यूटेशन के कारण प्रेरित चक्रीय धाराएं ये कम हो जाती है, जिसके कारण कम्यूटेशन स्पार्किंग भी कम हो जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 4 पोल जनरेटर विथ 16 coils has 2 layer left winding the pole piece। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 लेयर है, गुणित में हम 16 है तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 32। अब 32 हुआ और पोल हमारे पास 4 है। ठीक है, पिच वाइंडिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 4, तो इससे हम काट देंगे 4 से, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 8, 4 8 32।
सी वाला राइट आंसर। ये वाला देखो, ये क्वेश्चन मैंने करवा चुका है, इसलिए ज्यादा इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, इतना ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड इज। गतिकल प्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो ये कहाँ पर किया जाता है? जनरेटर में किया जाता है। ठीक है, गतिकल प्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत का उपयोग जनरेटर में किया जाता है। चुंबकीय कुंडली अथवा दोनों की भौतिक गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को गतिकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे रोटेटिंग मशीन में आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का विद्युत वाहक बल चुंबक या कुंडली की अपेक्षा गति पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करेगा? ये गति के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास न्यूमेरिकल है। बहुत सारे हमने क्या कर लिया, न्यूमेरिकल भी कर लिए है, थ्योरी भी कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे आप रिपीटेटिव क्वेश्चन है अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हम इसमें क्या है कि एक फोर पोल है और आरपीएम 1200 आरपीएम लेफ्ट कुंडली जनरेटर है और इतने चालक इसमें और फ्लक्स ये है, तो ईएमएफ जनरेट करना है। ठीक है, तो देखो इसमें सभी का मान दिया है और ये वाला इसी का यूज करें आप निकालें। अब मैं इसको ज्यादा कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा, बाकी कुछ नहीं, सब मान दिया है, मान रखो और निकालो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं हम। इसमें क्या पूछा है? इसमें एक शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। अब ये कौन सा जनरेटर है? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है और सप्लाई इसमें दी है, लोड करंट इसमें दिया है ये। ठीक है, और वोल्टेज ये हमारे पास जनरेटर हैज द फॉलोइंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस। शंट फील्ड इस कितने हैं? 130 ओम। आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 ओम एंड सीरीज फील्ड इस कितने हैं? 0.1 ओम एंड फाइंड द ईएमएफ जनरेटेड if the brush drop is 1 वोल्ट पर ब्रश। ठीक है, तो ये हमारे पास है, तो इसको आप कर सकते हो। जैसे ये संट कम्युलेटिव कंपाउंड है। ठीक है, तो जहां पर ये करंट आ रही है हमारे संट में आएगी, ये आर्मेचर से जाएगी और ये लोड की ओर जा रही है। ठीक है, पूरा डेरिवेशन हम इसमें डाल लिए और उसके बाद इसको हम करें। ठीक है, इसको भी मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, इसको आप कर सकते हैं क्योंकि इतना ज्यादा टॉप नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये समझाना है, अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका सेपरेट एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा 2 मिनट का और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वैसे कुछ नहीं है बेके, जो हमारा वोल्टेज जनरेटर ये आ रहा है, ये आ गया, इसमें प्लस ब्रशेस आएगा। ठीक है, अब हमारे पास वोल्टेज का मान, आर्मेचर करंट का मान नहीं दिया है, वो निकालना है हमें, और ये ठीक है, इसमें ही आ जाएगा, तो इजीली हम इससे निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is proportional to the critical resistance of डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर के क्रांतिकारी प्रतिरोध के समानुपाती क्या है? तो ये किसके समानुपाती है? तो ये स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, डीसी जनरेटर का क्रांतिकारी प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसकी गति भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि डीसी जनरेटर का क्रांतिकारी प्रतिरोध स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए डीसी सीरीज मोटर इज ऑपरेटेड ऑन एसी सप्लाई इट विल शो। किसी दृष्ट जनित्र मोटर को प्रत्यावर्ती धारा से आपूर्ति को प्रचालित किया जाता है तो यह दर्शाएगा, मतलब इफिशियंसी इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, और पावर फैक्टर भी इसका खराब होगा और इसमें क्या अत्यधिक चिंगारी होगी। तो ये तीनों की तीनों राइट आंसर है और इसमें क्या ऑल ऑफ द एबव, मतलब सभी राइट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। इफ ए एसी वोल्टेज इज अप्लाई ऑन द फील्ड ऑफ ए डीसी जनरेटर देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द डीसी जनरेटर? क्या है? यदि डीसी जनरेटर के क्षेत्र में एसी वोल्टेज लागू किया जाता है तो डीसी जनरेटर का उत्पादन क्या होगा? उत्पादन क्या होगा? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डीसी वोल्टेज रहेगा, डीसी जनरेटर का डीसी ही रहेगा। डीसी जनरेटर के क्षेत्र में एसी वोल्टेज लागू किया जाता है और डीसी जनरेटर का वोल्टेज डीसी वोल्टेज होगा। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटर की सहायता से एसी से हम
डीसी में बदल लेते हैं। ठीक, तो डीसी मशीन में आर्मेचर में तो एसी उत्पन्न होता है वोल्टेज, लेकिन कम्यूटेटर की सहायता से डीसी में हम इसको कन्वर्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the following DC generators is most suited for parallel operation? समांतर संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डीसी जनरेटर सबसे अधिक उपयुक्त है? कौन सा डीसी जनरेटर समांतर संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डीसी जनरेटर सबसे अधिक उपयुक्त है? तो हमारे पास कौन सा चाहिए? संट रहता है जो कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसका यूज मतलब पैरेलल ऑपरेशन में अच्छा रहता है। ठीक है, संट जनरेटर सबसे उपयुक्त रहता है क्योंकि डीसी संट जनरेटर कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर है। ये लोड के लिए कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है और लोड के साथ इसका वोल्टेज वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी जनरेटर्स द प्रोसेस ऑफ रैपिड ब्रश वेयर में भी, डीसी जनरेटर में ब्रश के जल्दी खराब होने के कारण हो सकता है। तो होने का कारण क्या हो सकता है कि इसमें तीव्र स्पार्किंग होना, मतलब सेवर रे स्पार्किंग। सही बात है कि जल्दी जल्दी स्पार्किंग हुआ तो खराब होगा। रूफ कॉम्बिनेशन सरफेस, मतलब खड़बड़ापन रहेगा अगर हमारा कॉम्बिनेशन अगर स्मूथ नहीं है, अच्छा नहीं है, उसमें आ, गड्ढे है या फिर कहीं ऊपर है, तो इस तरह से रहेगा तो अब भी वो खराब होगा। एंड इम्पेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब सदोष संयोजन, मतलब गलत संयोजन करेंगे तब भी इसमें होगा। तो ये राइट आंसर सभी में आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेफ्ट वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेस इज ऑलवेज। लेफ्ट वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेस कितने होना चाहिए? तो ए बराबर होता है पी। तो ए बराबर पी, जितने पोल है उतने हमारे पास ब्रश की भी आवश्यकता रहेगी। ठीक है, सेम ऑफ द नंबर ऑफ पोल्स। आगे बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, for a DC generator, when the number of poles and the number of armature conductor is fixed, then which winding will give the higher EMF? डीसी जनरेटर के लिए जब पोल और आर्मेचर चालकों की संख्या निश्चित होती है तब कौन सी वाइंडिंग अधिक ईएमएफ देगी? कौन सी वाइंडिंग अधिक ईएमएफ, तो वो देगी वेव वाइंडिंग देगी। ठीक है, लेफ्ट वाइंडिंग से करंट हम अधिक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इससे वोल्टेज हम अधिक प्राप्त करते हैं। तो जहां पर हमें रिक्वायरमेंट है, जिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वाइंडिंग को यूज करेंगे। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट जहाँ पे करंट जाता है तो करंट के लिए हम वेव लेफ्ट वाइंडिंग का यूज करेंगे, और वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो वेव वाइंडिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो वेव वाइंडिंग में ए बराबर टू रहता है, मतलब टू पाथ रहता है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या ए बराबर पी रहता है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हम 50 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, तो वेल्डिंग जनरेटर विल बी हैव, वेल्डिंग जनरेटर क्या रहता है, इसमें करंट ज्यादा चाहिए अपने को तो लेफ्ट वाइंडिंग में करेगा। ठीक है, लेफ्ट वाइंडिंग में वेल्डिंग जनरेटर लेफ्ट वाइंडिंग में होता है, वेल्डिंग हाई करंट के लिए। ठीक है, दो चार क्वेश्चन और ये है, इसमें कर ही लेते हैं 55 क्वेश्चन तक। ठीक है, द नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ इज ए टू पोल डीसी जनरेटर है डुप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग इज। डुप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग में मतलब पूछा है हमें, वैसे तो ए बराबर इसमें पी होता है, लेकिन डुप्लेक्स है तो पोल मतलब ए, इसमें हम क्या करें, डबल कर लेंगे लेफ्ट वाइंडिंग में, तो हमारे पास हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर बोथ लेफ्ट एंड वेव वाइंडिंग देयर आर अस मेनी कम्यूटेटर बार्स अस द नंबर ऑफ। ठीक है, तो लेफ्ट और वेव वाइंडिंग दोनों के लिए कम्यूटेटर बार की संख्या इसकी संख्या के बराबर होती है। तो किस संख्या के बराबर? आर्मेचर कंडक्टर की संख्या जितनी रहेगी उतने ही हमारे पास ये भी रहेगी। ठीक है, कितने रहेगी? लेफ्ट एंड वेव वाइंडिंग की स्लिप में कम्यूटेटर बार वाइंडिंग एलिमेंट की संख्या के बराबर होगी। जो एलिमेंट कितने रहेंगे उसमें कंडक्टर रहेगा, उसके बराबर में ये रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, द सीरीज फील्ड इफ ए शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर इज एक्साइटेड बाय। शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर के श्रृंखला क्षेत्र को इससे उद्दीप्त किया जाता है, इससे उद्दीप्त किया जाता है। तो ये किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है लोड करंट से। ठीक है,
शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर में शंट फील्ड केवल आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में होता है। जब सीरीज फील्ड लोड के सीरीज में जुड़ा रहता है तो लोड करंट से इसमें एक्साइटेड किया जाता है इसको। किससे? लोड करंट से। ये ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as a result of armature reaction the reduction in the total mutual air gap flux in a DC generator is approximately। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम से कुल परस्पर वायु गैप प्रवाह लगभग होता है। तो कितना रहेगा ये हमें देखना है, लगभग कितना। तो ये हमारे पास हो जाए 5%। आर्मेचर एक्शन द्वारा मेन फील्ड फ्लक्स का मतलब फ्लक्स रिड्यूस होगा, 5% रिड्यूस हो जाएगा। कितने परसेंट ये ध्यान रखना, ये जा हर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत ही एक चुनिंदा क्वेश्चन है इसको। ठीक है, अभी तक हम ये क्वेश्चन देखे भी नहीं। ठीक है, ये वाला फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया, न्यू क्वेश्चन था ये। इन ए डीसी जनरेटर ऑल द फॉलोइंग could be the effect of iron losses expect। क्या है? डीसी जनरेटर में निम्न में से सभी लौह क्षति के कारण हो सकता है सिवाय किसके? सिवाय। तो ये हमारे पास लौह क्षति के कारण हो सकता है आयरन इन द टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, आयरन लॉस होने से कोर में हीटिंग होती है और इसका दक्षता क्या होगा? कम हो जाएगा। वेंटिलेटिंग एयर का तापमान बढ़ जाएगा तथा टर्मिनल वोल्टेज भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बोला है कि टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा जबकि वो घट जाएगा। ठीक है, राइजिंग द टेम्परेचर वेंटिलेटिंग एयर एंड एक्साइटिंग हीटिंग और इफिशियंसी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, अब हम यहाँ तक करेंगे। ठीक है, द लॉसेस occurring in a DC generator are given below, which loss is quickly to have highest proportion at rated load of the generator। डीसी जनरेटर में होने वाली क्षतियां नीचे दी गई कौन सी क्षति जनरेटर के अनुपात भार पर अत्यधिक अंश होने की संभावना है? ठीक है, तो कौन सी अंश होने की भावना डीसी जनरेटर में होने वाली क्षति के नीचे दी गई कौन सी क्षति जनरेटर के अनुपात भार पर अत्यधिक अंश होने की? तो आर्मेचर कोर लॉस इसमें सबसे ज्यादा होती है। कौन सी रहती है? आर्मेचर करंट बनने से आर्मेचर कोर लॉस बढ़ जाता है, सी वाला। ठीक है, तो ये वाला ही रहेगा हमारे पास। राइट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने इस वीडियो में कितने 56 पर क्वेश्चन को कर लिए हैं। अब हम जितने क्वेश्चन बचे, आई थिंक ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लास्ट वीडियो अब एक बार बनेगा। देखो ये कितने क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं इसमें। 100 से ज्यादा है, 200 से भी ज्यादा है इसमें, है ना। टोटल है 134 क्वेश्चन है। उसके बाद हम रिवीजन और उसके बाद ये हम मोटर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो ये आने वाला है, ये खत्म हो जाएगा पूरा की पूरा। हम इस हो सकता है कि ये वाला वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा और ज्यादा क्वेश्चन इसमें हमें करना पड़ेगा, तो इसलिए या फिर हम इसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 40 का क्वेश्चन ले लेंगे तब भी हो सकता है कि 40-40 का आ जाए दो वीडियो में। और उसमें जो की पॉइंट्स रहेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी लास्ट वीडियो में हम कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।